Welcome, welcome to whatever this is. हम लोग आज से कुछ नया शुरू कर रहे हैं। हम लोग नया ही शुरू करते रहते हैं, पुराना कंटिन्यू नहीं करते। अब एक रिचुअलिस्टिकली हम लोग करेंगे, डेली सुबह अखबार पढ़ेंगे, ठीक है। और थोड़ा बहुत किताब, एक दो पेज पढ़ लिया तो पढ़ लिया, ठीक है। किसी ने कमेंट किया था कि बर्नआउट सोसाइटी वाली बुक पूरी कीजिए, तो ठीक है। इसका मतलब लोग सुन रहे हैं और लोगों को अच्छी लग रही है किताब। तो अगर आपको लगता है कि मेरे साथ आप किताब पढ़ करके कुछ सीख रहे हैं तो पढ़ लेंगे किताब, है ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। अह, चलिए फिर तो हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं, है ना। थोड़ा सा एक बार इफ आई कैन जस्ट, यस, राइट। ऐसे हम लोग करेंगे, पहले दो पेज किताब के पढ़ लिए जाएं, फिर हम लोग इसका भी कर लेंगे। तो ये है हम लोग बर्नआउट सोसाइटी पढ़ रहे थे, तो उसमें हम लोग न्यूरोनल पावर और बियॉन्ड डिसिप्लिनरी सोसाइटी, ये दो चैप्टर पढ़ चुके थे। जिसमें अब हम लोग क्या करेंगे कि दो दो चैप्टर नहीं, एक एक चैप्टर करके पढ़ेंगे ताकि जल्दी खत्म कर पाए, फिर अखबार पढ़ने चलेंगे। अखबार हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं आपको पता ही है, इस देश में आदमी अखबार क्यों पढ़ता है आपको पता ही है। लेकिन नहीं, चलिए मैं मान के चलता हूँ कि आप लोग थोड़े पढ़े लिखे लोग हैं, आप अखबार एक्चुअली ऐसे भी पढ़ना चाहते हैं, तो ठीक है, उस हिसाब से कर लेंगे। तो न्यूरोनल पावर जो चैप्टर था उसमें हम लोग पढ़े थे, जो बर्नआउट सोसाइटी का एक मोटा मोटी थीम ये है, ये करंट सोसाइटी का एनालिसिस है। करंट सोसाइटी जो डिजिटलाइज्ड है, ग्लोबलाइज्ड है, ठीक है, जहां नेशनलिज्म प्रोटेक्टेड है अगेंस्ट इंटरनेशनलिज्म, ठीक है, येट ग्लोबलाइज्ड है। तो उसमें क्या है कि उसमें फिर इंसान कहाँ तक सुरक्षित है और कहाँ के बाद उस पे अब नए प्रॉब्लम्स क्या क्या जनरेट हो रहे हैं। तो न्यूरोनल पावर जो है वो बेसिकली जो 20th सेंचुरी की पैथोलॉजी थी, डिजीज था, उसको वो 21st सेंचुरी की पैथोलॉजी जो कि मेंटल हेल्थ है उससे कंपेयर करती है, ठीक है ना। बियॉन्ड डिसिप्लिनरी सोसाइटी फूको के बाद की, फूको का जो डिसिप्लिनरी सोसाइटी का कॉन्सेप्ट है, जिसमें वो मॉडर्निस्ट सोसाइटी को डिसिप्लिनरी सोसाइटी कहता है, या उससे पहले की सारी सोसाइटीज को वो एक तरीके का डिसिप्लिन कहता है। उसके बाद तो बायूं का कहना है कि अब हम लोग डिसिप्लिनरी सोसाइटी से आगे हैं। अब आज का सब्जेक्ट सब्जेक्ट नहीं है, वो एक प्रोजेक्ट है। वो अपने आप को एक प्रोजेक्ट मानता है, वो अपने आप को प्रोजेक्ट करता है दुनिया में कि मैं ऐसा हूँ, है ना। आपने स्टेटस देखे होंगे, स्टेटस लोगों के आते हैं व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर। उस फोटो की फिलॉसफी क्या है, जो फोटो उसने पोस्ट करी है, या जो वीडियो उसने डाली है, या जो अपनी वो फोटोज डालता रहता है कैप्शन के साथ। मैं तो नहीं हूं कहीं भी, लेकिन अगर वो डाल रहा है तो उसकी फिलॉसफी क्या है, उसकी फिलॉसफी ये है कि इट्स अ प्रोजेक्शन, कि देखो ये मैं हूं, है ना। ये एक इंटरप्रिटेशन हुआ। दूसरा इंटरप्रिटेशन क्या है कि वो बोल किसको रहा है, वो दुनिया को बता रहा है कि देखो ये मैं हूं, नहीं वो खुद को बता रहा है कि देखो ये मैं हूं ना। इट्स अ डाउटफुल क्वेश्चन, इट्स अ डाउटफुल प्रपोजिशन, कि वो फोटो डाल करके दूसरे को बताना चाह रहा है, और यानी खुद को बताना चाह रहा है कि देखो मैं ऐसा आदमी हूं, ठीक है। तो आइडेंटिटी रीइफिकेशन जो है वो इस जनरेशन का बहुत बड़ा एक फेनोमेना है, कि जहां पे आइडेंटिटी ढूंढने के लिए एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस होता ही नहीं है। एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस को अवॉइड कर दिया गया है, ठीक है। एक जनरल परसेप्शन है कि एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस होता है तो इंसान डिप्रेशन में चला जाता है। इनफैक्ट एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस नहीं होता है तो भी इंसान डिप्रेशन में चला जाता है, बिकॉज वो क्राइसिस इंपॉर्टेंट था एक मीनिंग क्रिएशन के लिए, जो अब डिजिटली आउटसोर्स कर दी गई है, ठीक है। आपकी आइडेंटिटी डिजिटली आउटसोर्स कर दी गई है। आप जब भी एक फोटो डालते हैं,
और आपको दिखता है कि अच्छा 100 लोगों ने आपके फोटो को देखा, तो आप अच्छा महसूस करते हैं कि इतने लोग जान गए कि मैं एग्जिस्ट करता हूँ। ठीक है, इतने लोग जान गए कि मैं ऐसा आदमी हूँ। ठीक है, तो फिर आपको खुद अच्छा लगता है कि ओ मैं ऐसा आदमी हूँ, जबकि आप शायद क्या है आपको पता भी नहीं है। राइट, तो ये है। तो सेकंड चैप्टर में बायोम कहता है कि हम लोग डिसिप्लिनरी सोसाइटी में नहीं रहते हैं, अब हम लोग किसी डिसिप्लिन से बंधे हुए नहीं है, अब हम लोग सेल्फ डिसिप्लिन से बंधे हुए लोग हैं, हम लोग प्रोजेक्ट्स हैं। अगर आप 4 दिन तक फोटो पोस्ट नहीं कीजिएगा आपको खुद बुरा लगने लगेगा। ठीक है, अगर आप खुद पर काम नहीं कर रहे हैं तो आप डिप्रेस हो जाएंगे। ठीक है, पर्पस के साथ ऑब्सेशन और प्रॉपर हेडोनिज्म दोनों आज के डेट में मर्ज कर चुके हैं। क्या है दोनों? प्रॉपर हेडोनिज्म का मतलब क्या है कि सिर्फ प्लेजर के लिए जीना। ठीक है, कि आप सिर्फ प्लेजर के लिए जी रहे हो, आपको बस खाना है सोना है, दैट इज ऑल। और पर्पसफुल लिविंग, जिसमें आप किसी पर्पस के लिए ड्रिवन हो, आप डेली मेहनत कर रहे हो, ये दोनों आज के डेट में सेम ही आदमी में पाए जाते हैं। वो मेहनत ही इसीलिए कर रहा है क्योंकि उसका अल्टीमेट पर्पस है प्लेजर। तो दो थॉट प्रोसेस मिल चुके हैं आज के डेट में, स्टोइसिज्म और समवन लाइक हेडनिज्म को एग्जिस्ट करने लगा है। ये है बायूम का कहना। इसके बाद अब वो सोल्यूशन की तरफ जाता है। ये आपको दिखेगा ईस्टर्न फिलोसफी में बहुत ज्यादा कि लोग जो है सोल्यूशन ओरिएंटेड है, प्रॉब्लम ओरिएंटेड उतना नहीं है। बिकॉज वेस्ट में एक थॉट प्रोसेस है कि जो कंडीशन है वो एक साथ ही पूरा चेंज होगा, और नहीं चेंज होगा तो नहीं चेंज होगा। ठीक है, तो थर्ड चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, इसका नाम है प्रोफाउंड बोर्डम। Excessive positivity also expresses itself as an excess of stimuli, information, and impulses. It radically changes the structure of economy and attention. ठीक है, हम लोग बस हाईलाइटेड पढ़ते हैं, मैंने पढ़ लिया पूरा चैप्टर, तो आप पढ़ लीजिएगा, आपका मन होगा तो मैं आपको समझा देता हूँ कि अगर आपको एक प्रोजेक्ट सोसाइटी चलानी है, एक एस्पिरेशन सोसाइटी चलानी है, जहां हर किसी को आपको मोटिवेट कर करके एक एम के पीछे दौड़ा देना है, एक रैट रेस में दौड़ा देना है। ठीक है, ये अजीब किस्म का रैट रेस है जिसमें रैट्स को लगता है कि वो रैट्स नहीं है, वो कुछ अलग कर रहे हैं, वो शेर है। ठीक है, जस्ट बिकॉज वो एक दूसरे को नहीं देख पा रहे, वो डिजिटली इतना सेपरेट हो चुके हैं, लोनली हो चुके हैं अपने इंस्टाग्राम और डिजिटल वर्ल्ड में, कि वो दूसरे को देख ही नहीं पा रहे। उनको लग रहा है कि वो अकेले जीते हैं और वो एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो बेस्ट है अपने जीवन में। बट ये डिल्यूजन है, एक डिल्यूजन क्रिएट किया गया बाय द डिजिटल ओवरलॉर्ड्स, है ना। तो अगर आपको एक मोटिवेशन एस्पिरेशन सोसाइटी चलानी है जहां हर किसी को आपको सिखाना है कि तुमको फोन यूज करना है, तुमको इंस्टाग्राम पे कंटेंट डालना है, तुमको जो है एक लक्ष्य के पीछे भागना है, तो आपको पॉजिटिविटी चाहिए होगी, आपको डेली उन लोग को एक मोटिवेशन का डोजेस देना होगा। तो आपको दिखेगा कि जो सेल्फ हेल्प गुरु लोग हैं, ये लोग जो मोटिवेशन गुरु लोग हैं, वो पिछले 10 साल में कितना बढ़ा है, हर चौक चौराहा पे एक मोटिवेशनल गुरु है। ठीक है, तो ये पॉजिटिविटी की एक अंधी रेस है। ठीक है, द एटीट्यूड टुवर्ड्स टाइम एंड एनवायरमेंट नोन एज मल्टीटास्किंग डज नॉट रिप्रेजेंट सिविलाइजेशनल प्रोग्रेस। बायोम कहता है कि मल्टीटास्किंग का कॉन्सेप्ट 20th सेंचुरी में नहीं था, अब है। ठीक है, कि इन्वायरमेंट और टाइम को लेकर की एक एटीट्यूड है कि आप एक समय पे दो काम कर सकते हैं विथ लिमिटेड एफिशिएंसी। ठीक है, लिमिटेड एफिशिएंसी को एक्सेप्ट कर लिया गया एज द न्यू नॉर्मल, जब तक वो काम डिलीवर हो रहा है। ठीक है, rather such an aptitude amounts to regression. ठीक है, it is an attentive technique indispensable for survival in the wilderness. ठीक है, हाँ, तो वो उसको कंपेयर करता है एनिमल्स के साथ। मल्टीटास्किंग जो ये कॉन्सेप्ट है कि आप फोन भी चला रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, एक साथ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बायोम कहता है कि ये एनिमल्स में पाया जाता था। ठीक है, एनिमल्स ऐसा काम करते थे कि वो एक ही समय पर खाना भी खा रहे हैं, लेकिन उनको ध्यान में है कि कोई हम पे हमला ना कर दे, है ना। तो ये जानवर वाली प्रवृत्ति है बेसिकली। ठीक है, ये इंसान कैटेगराइज ही होता है इस तरीके से कि वो एक समय पे एक काम मन लगा के ध्यान से करता है। ठीक है, तो ये एक बात है।
फिर किधर है, नॉट जस्ट मल्टीटास्किंग बट ऑल्सो एक्टिविटीज सच एज वीडियो गेम्स प्रोड्यूस अ ब्रॉड बट फ्लैट मोड ऑफ अटेंशन, ठीक है, विच इज सिमिलर टू द विजिलेंस ऑफ अ वाइल्ड एनिमल। आप मान लीजिए वीडियो गेम खेल रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग, ये इस चैप्टर का नाम है प्रोफाउंड बोर्डम, एक बहुत इंसाइटफुल चैप्टर है, इसको आप समझिए। वीडियो गेम्स खेल रहे हैं आप, ठीक है, आपके पास जॉयस्टिक है, आप वीडियो गेम खेल रहे हैं। ये वीडियो गेम खेलते हुए आपका अटेंशन ब्रॉड है, वो वीडियो गेम ये नहीं चाहता है कि आप एक पर्टिकुलर पॉइंट पर फोकस करें, आप वो चाहता है कि आप एट द सेम टाइम एनवायरनमेंट को भी देखते रहें कि आसपास कोई एनिमी है कि नहीं, है ना। आप ये भी चाहता है कि आप अपनी आर्टिलरी भी चेक करते रहें, ज्यादातर वीडियो गेम्स गन वाले होते हैं, तो वो आप अपनी आर्टिलरी भी चेक करते रहें कि उसमें गोलियां खत्म तो नहीं हो रही हैं। तो बेसिकली एक ब्रॉड अटेंशन चाहता है, ठीक है, और ब्रॉड बट फ्लैट, फ्लैट मतलब कहीं भी बहुत जोर से फोकस नहीं करना है, ठीक, कहीं बहुत जोर से फोकस कहीं पे कर दिए तो यू विल बी पनिश्ड इन द गेम, कोई आपको मार के चला जाएगा। आप एक पर्टिकुलर पॉइंट पर देख रहे हैं कि वहां पे एनिमी है, किसी ने आपको हेडशॉट मार दिया, ठीक है। तो वीडियो गेम्स की भी जो फिलोसफी है, जो थॉट प्रोसेस है, वो आपके अटेंशन को फ्लैट कर देने की है, कि आप कहीं भी बहुत गौर से देख ना पाए, बहुत गौर से ध्यान ना लगा पाए, ठीक है। तो अब इसको समझिए कि concern for the good life, which also includes life as a member of the community, is yielding more and more to simple concern for survival. इंटरेस्टिंग बात है कि एट द सेम टाइम आप देखेंगे कि इंसान का जो मेंटल लेवल पर उसके अटेंशन को गिराने का काम हो रहा है, उसी समय पर यह सिखाया जा रहा है कि गुड लाइफ का मतलब क्या है, जो सर्वाइवल है ना, उसको गुड लाइफ, आपको खाने को अच्छा मिले, आपको पहनने को अच्छा मिले, आपको रहने को अच्छा मिले, बियॉन्ड दैट इज अ लग्जरी। आपको ये सिखाया जा रहा है कि गुड मेंटल हेल्थ इज अ लग्जरी, ठीक है। और इसका यूज करके कैपिटलिस्ट सिस्टम आपको एक्सप्लॉइट कर सकता है। आप डेली फोन यूज करेंगे, आप लगातार 6 घंटे फोन यूज करिए, आपसे ज्यादा डिप्रेस कोई आदमी नहीं है ना। तो we owe the cultural achievements of humanity, which includes philosophy, to deep contemplative attention. Contemplative attention समझ रहे ना आप, आपको गौर से एक चीज पे सोचना है, ठीक है, अटेंटिव होकर के ध्यान देना है, ऑब्जर्वेंट रहना है एक बोरिंग चीज पर, ठीक है। कंटेम्पलेटिव अटेंशन का उल्टा क्या है, हाइपर अटेंशन। तो आपने उस बीमारी का नाम सुना होगा, एडीएचडी, अटेंशन डेफिसिट, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज डेफिसिट इन अटेंशन एंड हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो दिस इज हाइपर अटेंशन, जहां पर आप ध्यान से किसी चीज को नहीं देख रहे हैं, आप जल्दबाजी में हैं, आपके अंदर एक बेचैनी है कि आप जल्दी से देख के कुछ खोज लें, नहीं तो फिर आपका ध्यान, आपको डर है कि अभी मेरा फोकस बहुत लिमिटेड है, तो अभी जस्ट मैं कुछ नहीं ढूंढ लूंगा तो मेरा ध्यान कहीं भटक जाएगा और फिर मैं कहीं दूर चला जाऊंगा। तो इससे प्रॉब्लम क्या है, इसे एंजाइटी, एडीएचडी से एंजाइटी, है ना, और वो एंजाइटी आपका लाइफस्टाइल बन गई है, ठीक है। सिंस it also has a low tolerance for boredom, it does not admit the profound idleness that benefits the creative process. एक एक idleness, एक laziness जो क्रिएटिव प्रोसेस को हेल्प करता है, वो अलाउड ही नहीं है। लास्ट टाइम आप कब लेटे थे आराम करने के लिए, विदाउट अपना फोन हाथ में लिए, विदाउट आप कंटेंट देखते हुए? आप नहीं बैठते हैं। आज के डेट में आपके आराम का एक पार्टनर है, वो आपका मोबाइल फोन और आप उसके अंदर का कंटेंट, है ना। तो फिर आप आराम नहीं कर पाते, आप आपका दिमाग उस समय भी प्रोसेस कर रहा होता है चीजें, ठीक है। तो वो आराम बिल्कुल खत्म हो चुका है, वो आराम होना चाहिए था विदाउट मोबाइल फोन 1 घंटे 2 घंटे, ताकि आपका दिमाग रेस्ट करे, तो उससे क्रिएटिव प्रोसेस में हेल्प होती है, आप क्रिएटिव आदमी बने रहते हैं। तो आज के डेट में एक डंबिंग डाउन प्रोजेक्ट चल रहा है, जहां पर आप दिन भर फोन यूज करेंगे, आपको अलाउड है, आपको एक्सेस मिला हुआ है ना, इंटरनेट फ्री है लगभग, एंड देन आप जो है बीमार और बीमार होते जाएंगे, आप उतना मेंटली चैलेंज होते जाएंगे, है ना। वॉल्टर बेंजामिन कॉल्स दिस डीप बोर्डम अ ड्रीम बर्ड दैट हैचेस द एग ऑफ एक्सपीरियंस, है ना। आपने कुछ, वॉल्टर बेंजामिन एक मार्क्सिस्ट स्कॉलर थे, उन्होंने बोला था कि
एक्सपीरियंस एक अंडे की तरह है, ठीक है, एक ड्रीम बर्ड का। आप सपना देखते हैं, वो सपना एक बर्ड की तरह है, वो आकर के एक एग आपको देती है। उस ड्रीम के थ्रू आप दुनिया देखते हैं, एक्सपीरियंस कुछ गेन करते हैं, वो अंडे की तरह है। उस अंडे को हैच कराने के लिए बोर्डम की गर्मी चाहिए होती है। वो बोर्डम की गर्मी अगर आप नहीं दे पाएंगे, अगर आप बोर नहीं हो रहे हैं दिन भर में 1 घंटे या 2 घंटे, तो आप कुछ क्रिएटिव काम नहीं कर पाएंगे, आप कुछ ऐसा काम नहीं कर पाएंगे जिसमें दिमाग लगता हो, जिसमें लिख करके मजा आता हो, कि कोई चीज ड्रॉ करके मजा आता हो, है ना। तो आपको दिखता है कि people today are very much, you know, नॉन क्रिएटिव। नॉन क्रिएटिव लोग बहुत ज्यादा हैं आज के डेट में। ना वो कविता लिखते हैं, ना वो डांस करते हैं, ना वो गाना गाते हैं। वो कोई ऐसा काम नहीं करते जो एक्चुअली क्रिएटिव हो, जिसमें उनको कुछ करना पड़ता हो, ठीक है। वो या तो बहुत ज्यादा काम करते हैं या बहुत ज्यादा आराम करते हैं, और उस आराम के दौरान फोन चलाते हैं, दैट इज ऑल। इवन काम के दौरान भी फोन चलाते हैं, दिस इज अ पैटर्न। फोन काम में भी है और आराम में भी है, राइट। तो ओके, a purely hectic rush produces nothing new. It reproduces and accelerates what is already available. Benjamin laments that the dream world's nests of tranquility and time are vanishing in the modern world. है ना? Boredom is a warm grey fabric on the inside with the most lustrous and colorful silks. है ना? तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। गिफ्ट ऑफ लिसनिंग, है ना? गिफ्ट ऑफ लिसनिंग is inaccessible to the hyperactive ego. ये जो हाइपर एक्टिव ईगो है, जिसको कंपल्शन है कि वो हर समय एक्टिव रहना चाहता है, हर समय वो कुछ करता रहना चाहता है। लिसनिंग एक ऐसी स्किल है जिसमें ईगो को वो करता हुआ मालूम नहीं पड़ता है। अब जब आप गौर कीजिए, जब भी आप किसी की बात सुन रहे होते हैं, तो आपको लगता ही नहीं कि आप कोई काम कर रहे हैं, क्योंकि काम का मतलब आपके दिमाग में ये है, जब तक आप खुद को काम करते हुए देखो ना, तब तक आप अपने आप को काम करते हुए नहीं कंसिडर करोगे। तो सुनता हुआ आदमी लगता नहीं है कोई काम कर रहा है, लेकिन वो बहुत काम कर रहा है, राइट। लेकिन यही प्रॉब्लम है कि इस एज में जहां पर ईगो को हाइपर एक्टिविटी की तरफ धकेला जा रहा है, वहां लिसनिंग का जो स्किल है, सुनने की जो क्षमता है, वो खत्म होती जा रही है। समझ रहे? ठीक। एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन और है, वो क्या है? रनिंग और रेसिंग डज नॉट यील्ड अ न्यू गेट, इट इज जस्ट एक्सेलरेटेड वॉकिंग। Dancing or gliding, however, represent entirely new forms of motion. Only human beings can dance. इस पर एक पूरा आर्टिकल लिखा जा सकता है कि सिर्फ इंसान ही हैं जो डांस कर सकते हैं। पूरे एनिमल एंड बर्ड सिविलाइजेशन में सिर्फ इंसान ही हैं जो डांस कर रहे हैं, ठीक है। अब आप कहिएगा कि नहीं, मोर भी तो नाचता है। नहीं, मोर नाचता नहीं है। ही इज डूइंग जस्ट अ मूवमेंट। उसके दिमाग में ये नहीं है कि मैं नाच रहा हूं। ही इज जस्ट डूइंग हिज वर्क, है ना, टू अट्रैक्ट द फीमेल। वो आपने उसको नाम दे दिया है कि अच्छा ये तो डांस कर रहा है। डांस सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स कर सकते हैं, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स को पता होता है कि वो क्या कर रहे हैं, ठीक है। ओके। Compared with linear walking straight ahead, the convoluted movement of dancing represents a luxury. It escapes the achievement principle entirely. अब अचीवमेंट प्रिंसिपल क्या है? कि वही काम करना है जिससे कोई रिजल्ट मिले। लीनियर वॉकिंग करनी है ना, सीधे सीधे चलना है। उसमें ये जो डांसिंग है, वो तो कन्वोल्यूटेड मूवमेंट है, वो कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है। इसमें तो कोई पर्पस फुलफिल नहीं हो रहा है। तो वो एग्जैक्टली डांसिंग आज के डेट में फिलोसॉफिकली अचीवमेंट प्रिंसिपल के ऑपोजिट है ना। जैसे फॉर एग्जांपल, 3 दोस्त बैठे हैं और वो रैंडम बातों पे बात कर रहे हैं। उसमें से एक दोस्त कहता है कि नहीं, हम लोग को सिर्फ पढ़ाई के बारे में बात करना चाहिए, बिकॉज उसी से तो कुछ गोल मिलेगा ना। नाउ दिस इज अ मैन ऑफ अचीवमेंट सोसाइटी। इसको अचीवमेंट सोसाइटी ने इतना बर्बाद कर दिया है कि वो अपने फ्री टाइम में भी कुछ क्रिएटिव, कुछ ऐसे ही बेकार की बात करना चाहता ही नहीं है। वो 24 घंटे काम करना चाहता है, ठीक है। वो 24 घंटे अपने आप को परेशान करना चाहता है। तो ही इज अ प्रोजेक्ट ऑफ एस्पिरेशन सोसाइटी।
The term vita contemplativa is not meant to evoke nostalgically a world where existence originally felt at home. ठीक है. Rather, it connects to a experience of being, है ना, sans far hung, in which what is beautiful and perfect does not change or pass, a state which eludes all human intervention. इंटरेस्टिंग बात है क्या है कि वीटा कॉन्टेम्पलेटिवा जो एक थॉट प्रोसेस है, एक फिलोसफी है कि आपको दुनिया को ऐसे नहीं देखना है कि ये तो मेरा घर है. आपको हमेशा एक अनइजीनेस होनी ही चाहिए. ठीक है. आईआरसीटीसी की साइट खुलती नहीं है. हाँ. It rather connects to the experience of being in which the beautiful and perfect does not change or pass. है ना कि वो आपको एट होम फील नहीं होना चाहिए. बिकॉज जब आप एट होम होते हो तो आप कहीं भी ऑब्जर्व नहीं करते, कंटेम्पलेट नहीं करते. आपकी घर की दीवारें वैसी की वैसी हैं, आपको उसमें कुछ नया नहीं दिखता. वो एक ऐसा स्टेट है जहां पर आप दुनिया को क्यूरियसली देखते ही नहीं हो. So the world should not be looked as a home. Rather, it should be looked as a place of constant beautification and perfection, जहां पे आपको देखना है और देखते देखते कॉन्टेम्पलेट करना है कि ये कितनी सुंदर दुनिया है. ठीक है. The basic mood that distinguishes it is marveling at the way things are. Socine. Sociine माने चीजें जैसी हैं वैसी हैं. उस उस वैसेपन को सुंदर कह देना, उसको कॉन्टेम्पलेट करके उस पर सुंदरता ढूंढना, दैट इज द एसेंस ऑफ लाइफ ना, विच हैज नथिंग टू डू विद द प्रैक्टिकलिटी और प्रोसेसुअलिटी. ठीक है. कुर्सी सुंदर तभी तक है जब तक वो कोई पर्पस फुलफिल कर रही है. नहीं, कुर्सी अपने आप में एक आर्ट है, राइट, किसी ने उसको बनाया है. तो likewise it is only contemplating lingering that has access to phenomena that are long and slow. आपने लास्ट टाइम कौन सा काम किया था जो लॉन्ग एंड स्लो है ना? आपने आपने 1.5 घंटे की वीडियो कब देखी थी? आपने एक 800 पेज की किताब पूरी कब पढ़ी थी? ये ऐसे काम है जिसमें आपको देर तक पेशेंस रखना पड़ता है. आज के डेट में वो काम इम्पॉसिबल हो चुका है. आपके पास उतना पेशेंस ही नहीं. आप फिजिकली तो थकते ही जा रहे हैं, आप फिजिकली तो कमजोर हैं ही. पिछले 2 जनरेशन में आप सबसे कमजोर जनरेशन है पिछले, फिजिकली, है ना. आपको जिम जाना पड़ता है बिकॉज आप एक सर्विस सेक्टर इकोनॉमी में काम करते हैं जहां आपको लैपटॉप पे काम करना पड़ता है. एग्रीकल्चरल इकोनॉमी के आदमी को जिम नहीं जाना पड़ता है क्योंकि वो डेली जिम जाता है वाइल वर्किंग. तो फिजिकली आप वीक हो गए, मेंटली भी आप वीक हो गए क्योंकि आपका अटेंशन जो है वो मोबाइल फोन ने डिस्ट्रैक्ट कर दिया है. अब आप 1.5 घंटे तक लगातार कोई एक काम कर ही नहीं पाते, तो आप मेंटली भी भूसकोल हो गए, आप फिजिकली भी भूसकोल हो गए. तो आपके एग्जिस्टेंस का मतलब क्या रह गया, है ना. This visualization of fragrances require profound attention. In the contemplative state, one steps outside oneself, so to speak, and immerses oneself in the surrounding. It's very interesting thought. कृष्णमूर्ति कहते थे कि आपको मेडिटेशन करना है, एक बहुत अच्छा मेडिटेशन का तरीका ये है कि आप गार्डन में निकलो एंड जस्ट forget that you are a body or a mind and just think that you are eyes and you are looking. Look at each and every minute detail in the garden. कोई कीड़ा होगा, कोई पत्ता होगा, कोई फूल होगा, कोई जमीन होगी, कुछ तो होगा, उसको देखो, गौर से देखो. किसी पर्पस से नहीं, बस देखते रहो. 1 घंटा 2 घंटा देखते रहो. आपके पास 1 घंटा 2 घंटा बैठने का पेशेंस है? आप बोलेंगे मेरे पास वक्त नहीं. तो Merleau-Ponty describes Cézanne's mode of contemplatively observing a landscape as a kind of externalization or de-internalization. लोग कह रहे हैं कि हम लोग जो है अब अंदर से नहीं जीते. यहां वो जो एक प्रॉब्लम कह रहा है कि आप बहुत ज्यादा अंदर घुस चुके हो. आपकी प्रॉब्लम ही यही है कि यू हैव इंटरनलाइज्ड द वर्ल्ड. ठीक है. आपने मोबाइल फोन ले लिया, दैट इज द वर्ल्ड इन अ 4 GB रैम, है ना. तो आप जो है अब उसमें लगे रहते हो. पूरा वर्ल्ड आपके सामने एक मोबाइल फोन में है, आप खुद अपने सामने एक स्क्रीन पर हो. तो ना आप बचे ना दुनिया बची, ये मोबाइल फोन का सिंगुलर एग्जिस्टेंस रह गया. ठीक है. तो मॉर्ली पॉन्टी कह रहा है कि जो
बीटा कॉन्टेम्पलेटिव आया, इसका मतलब हुआ कि आप अपने आप को एक्सटर्नलाइज कर दो, छोड़ दो एक समय के लिए, बाहर निकलो, बोलो कि अच्छा जो होगा देखेंगे, मेरा कोई पर्पस नहीं है, हम कहाँ हैं यहाँ पे हमको नहीं पता, हम फोन नहीं यूज करेंगे, हम दुनिया देखेंगे, जो होगा देखा जाएगा। जिस जो होगा देखा जाएगा हैज टू बी टेकन लिटरली। ठीक है, तो he would start by discovering the geological structure of the landscape. He would halt and gaze, eyes dilated. The landscape thinks itself in me, he said, and I am its consciousness. आप देखिए, एक टीले को देखते रहिए, वो कह रहा है कि आप एक टीले को देखते रहिए, और देखते 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 आपको एक समय ऐसा लगेगा कि मैं टीला ही हूं, राइट? So that is the meaning, the spiritual meaning of एक्सटर्नलाइजेशन। आप अपने आप को दुनिया में छोड़ दीजिए, फिर आपको एक एक चीज में खुद की ही आइडेंटिटी दिखती है। आइडेंटिटी क्राइसिस ही तभी होता है जब आप अपने आप को दुनिया से अलग करके डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। हाउ कैन माई एम बी जस्ट एग्जिस्टेंस इफ आई एम आई? ये है ईगो का थॉट प्रोसेस कि भैया मैं हूं ना, तो जब मैं हूं तो ये जो दुनिया है ये तो बेकार है, इनके होने का तो मतलब कुछ भी नहीं है, सिर्फ मेरे होने का मतलब है। जब आप इस तरीके से ईगोसेंट्रिक होकर सोचते हैं तो फिर आपको डिप्रेशन होता है। अगर आप दुनिया से कनेक्ट करके अपने आप को सोचें तो डिप्रेशन नहीं होगा। अगर आप सोचें कि ये जो मिट्टी का टीला बना हुआ है इसका होने का क्या मतलब है, ये जो नीचे चींटी है उसके होने का क्या मतलब है, तो आपको दिखेगा कि एट द सेम टाइम इनके होने का कोई मतलब नहीं है, एट द सेम टाइम इनके होने का मतलब है, राइट? आप अपने आप को उनमें देख सकते हो, जैसे चींटी एक लाइफ है, आप एक लाइफ हो, जैसे ये मिट्टी का टीला लाइफ नहीं है, एक दिन आप भी मर जाओगे और लाइफ नहीं बचोगे, राइट? तो ये है, ये आखिरी पॉइंट है। ओनली प्रोफाउंड अटेंशन प्रिवेंट्स अनस्टेडीनेस ऑफ द आई। अगर आप इतने देर से मेरी वीडियो देख रहे हो तो आपको एक चीज दिखेगा कि मेरी आंखें स्थिर है ना, एक जगह पर मेरी आंखें स्थिर हैं, और जब वो पढ़ती हैं तो वो पढ़ती हैं, जब वो आपसे बात करती हैं तो वो आपसे बात करती है ना। तो इसको कहते हैं स्टेडीनेस ऑफ द आई, और ये आता है कॉन्टेम्पलेशन से, ये आता है डीप थिंकिंग से, ये आता है किताबें पढ़ने से, फोन कम यूज करने से। ठीक है, ओनली प्रोफाउंड अटेंशन प्रिवेंट्स अनस्टेडीनेस ऑफ द आईज एंड यील्ड्स द कंपोजर केपेबल ऑफ जॉइनिंग द वॉन्डरिंग हैंड्स ऑफ नेचर। विदाउट सच कॉन्टेम्पलेटिव कंपोजर द गेज एर्स रेस्टलेसली एंड फाइंड्स एक्सप्रेशन फॉर नथिंग। तब देखोगे कि आज के डेट में आप अपने आप को गौर करो तो आप आर्ट कंज्यूमर बन चुके हो। आप दिन भर कंटेंट देखते हो, आप फिल्में देखते हो, आप वीडियोस देखते हो, आप किसी और की आर्ट कंज्यूम कर रहे हो, आप खुद प्रोड्यूस नहीं कर पाते। आप जितना ज्यादा 10 आदमी को सुनते हो आप उतना ज्यादा चुप होते जा रहे हो, आप बोल नहीं पाते, आप अपने बातों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, आप जो महसूस कर रहे हो उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो कहते हैं कि आर्ट इज एक्सप्रेसिव एक्शन, ऐसा एक्शन है जो अपने आप को एक्सप्रेस करता है। तो आज का इंसान इतना व्यस्त है कि वो बोल नहीं रहा है, इतना व्यस्त है कि वो बात ही नहीं कर रहा है किसी से, और ज्यादा देर नहीं होगा कि वो बोलना भूल जाएगा, बहुत सारी बातें बोलना भूल जाएगा जो उसको बोलनी चाहिए थी हेल्दी लाइफ के लिए। ठीक है, तो आज की प्रॉब्लम ये नहीं है कि लोग बात ज्यादा करते हैं, आज की प्रॉब्लम ये है कि लोग बात ही नहीं करते, राइट? इवन नीत्शे, who replaced being with will, knew that human life ends in deadly hyperactivity when every contemplative element is driven out. Belscholitz, है ना? तो नीचे the guy who I know, I don't like, but नीचे में एक बात है कि नीचे कहता है कि बीइंग को विल से रिप्लेस कर दो। आई एम नॉट अ बीइंग, आई विल बी। मतलब वो कह रहा है कि अपने आप को हो एग्जिस्ट ऑलरेडी करता हुआ मत मानो, बोलो कि मैं एग्जिस्ट करूंगा, आई विल टू पावर, है ना, आई विल टू बी, है ना। जो एक्शन को इतना ज्यादा महत्व देता है, जो होने को, होते रहने को इतना महत्व, बिकमिंग को इतना महत्व देता है नीचे,
वो भी कह रहा है कि ह्यूमन लाइफ बिना कॉन्टेम्पलेशन के हाइपर एक्टिविटी में मर जाएगी, है ना। तो नीचे जैसा आदमी भी एक्शन को जो महत्व देता है, वो भी हाइपर एक्टिविटी को महत्व नहीं देता है, वो देता है कॉन्टेम्पलेटिव एक्शन को महत्व। वैसा एक्शन जो लंबे समय तक सस्टेनेबली किया जा सके, कंसिस्टेंट एक्शन को महत्व देता है। वो इनकंसिस्टेंट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर को महत्व नहीं देता है। ठीक है। फ्रॉम लैक ऑफ रिपोज आवर सिविलाइजेशन इज टर्निंग इनटू अ न्यू बार्बरिज्म, ये नीचे कह रहा है। एट नो टाइम हैव द एक्टिव, दैट इज टू से द रेस्टलेस, काउंटेड फॉर मोर, है ना। कह रहा है कि हमारे सिविलाइजेशन एक नई बार्बरिज्म की तरफ जा रही है, जहां पर जो ज्यादा एक्टिव है, जो सबसे ज्यादा रेस्टलेस है, जो सबसे ज्यादा एंशियस है, उसको ज्यादा रिवॉर्ड मिल रहा है। ठीक है। दैट इज वाई वन ऑफ द मोस्ट, इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, इसका एग्जाम्पल कॉर्पोरेट लाइफ हो गई। कॉर्पोरेट लाइफ में आपको जितनी समस्याएं हैं, बीपी की प्रॉब्लम है, उस आदमी को देखोगे कि वो उतना ज्यादा प्रोग्रेस कर चुका है, वो वीसी की पोस्ट पर है। That is why one of the most necessary corrections to the character of mankind that have been taken in hand is a considerable strengthening of the contemplative element in it. अगर आपको मैनकाइंड को सेव करना है, उसके कैरेक्टर को सेव करना है, तो सिर्फ एक ही तरीका है कि आप कॉन्टेम्पलेटिव एलिमेंट को वापस जगाओ, वीटा कॉन्टेम्पलेटिवा को वापस जगाओ। एक ही चीज को लगातार बार बार लंबे समय तक करने का ये जो तरीका है, ये जो उसका नेचर है ह्यूमन का, कि वो एक ही समय एक बोरिंग काम को लंबे समय तक कर सकता है, वो काम को वापस लाना पड़ेगा, वैसा आदमी बनाना पड़ेगा। तो ये था प्रोफाउंड बोर्डम का चैप्टर, जिसमें बायोंग कह रहा है कि बोर होना सीखिए, 2-3 घंटे 4 घंटे बोर होना सीखिए, मोबाइल रख दीजिए और बोर होइए बैठ करके। तभी आप मेंटली हेल्दी रह पाएंगे, तभी आप कुछ क्रिएट कर पाएंगे, नहीं तो पागल हो जाइएगा मोबाइल यूज करके। दैट इज व्हाट बायोंग इज सेइंग। आपको लग सकता है कि बायोंग आपके अंकल या आपके पिताजी की तरह बात कर रहे हैं, बट ही इज अ फिलोसोफर, ही इज नॉट एन अनएजुकेटेड गाय, ही इज अ कोरियन फिलोसोफर, पढ़ा लिखा आदमी है। तो जब पढ़ा लिखा आदमी कुछ बोलता है तो सुनना चाहिए। ठीक है। तो ये हो गया। अब हम लोग अखबार पढ़ लेते हैं। तो अखबार में आपके पास न्यूज है, हम लोग जो है, अच्छा ठीक है, इसको डाल देंगे बाद में अरे यार हाँ, इसको हम लोग, यस, इसको अभी डाल देते हैं, अखबार बाद में पढ़ लेंगे, ठीक है ना।